हाँ स्मैक्टिक, यस एम ई सी टी आई सी, स्मैक्टिक लिक्विड ब्रैकेट में स्ट्रोक यस ओ ए टी स्ट्रोक लाइक। इसके बाद देख दो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट स्मैक्टिक स्टेट इज एग्जिबिट बाय exhibit by common soap at high temperature. लास्ट में क्या मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट लेक्चर में? exhibit है बेटा, स्मैक्टिक स्टेट इज exhibit, यस EX हेलो, IBIT, मैं लास्ट में क्या डिस्कस कर रहा था, कोई बताएगा? common soap मैंने कुछ कहा था कि मैं किस पॉइंट पे। हेलो अमरदुल, कहाँ से? यस सर। मैंने क्या लास्ट टाइम क्या पढ़ा रहा था बताइए? इसका मतलब समझता है ये जो है आपकी क्लास में क्या डिस्कस कर रहा था? ये स्टेट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। आपका ब्रैकेट में लिखो अप्रॉक्सीमेट का आगे लिखो hence this name is given to, hence this name is given, हाँ अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्स हेलो मार्क लगा दो, अप्रॉक्स लिखना नहीं है, 200 डिग्री हेलो सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है। यस सर। क्या डिस्कस कर रहा था? इसलिए इसको इस पेज के लास्ट सेशन में कहाँ था मैं? hence this name is given to this page, ओके। अगला पॉइंट लिखो, सेकंड भाई पॉइंट ऐसे ब्लैंक तो नहीं बनता है। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जी डू नॉट फ्लो, आप लोग बताओगे नहीं? डू नॉट फ्लो एज नॉर्मल लिक्विड, ये नॉर्मल लिक्विड की तरह। तो रिएक्शन टरबाइन के पार्ट्स डिस्कस हो रहे थे। रिएक्शन टरबाइन के पार्ट्स डिस्कस हो रहे थे। ओके इन लेयर, ये लेयर में फ्लो करते हैं, फ्लो इन लेयर। न्यूमेटिक कैसा यस सर, सर गाइड व्हील, स्पाइरल केसिंग। लेयर राइट, याद आया याद आया। ओके नाउ WEAK forces between the layers, weak forces between the layers, between the layers। मैंने कल ये डायग्राम आपसे डिस्कस किया था, आई थिंक। हाँ मैंने बताया था रिएक्शन टरबाइन क्या पार्ट्स होते हैं और वो आपका कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है? ये मैंने डिस्कस किया था आपसे। They can fly over one another, okay? ओके नाउ ये चीज देखिए आप लोग, समझ में आ रहा है? अभिनव जायसवाल, हाँ, over one another। एग्जांपल ये डायग्राम मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है ना? मैं उसको डिस्कस कर चुका था, मैं ये डायग्राम समझाना चाहता। इस डायग्राम में आप गौर करिए जरा। लुक एट दिस। इस डायग्राम में आपके सिर्फ इतना अंतर है कि ये डायग्राम आपका पहले के डायग्राम जो मैंने बताया था रिएक्शन टरबाइन के लिए, उससे सेम ही है डायग्राम में आपका, ठीक है? ऑलराइट, ये देखिए आप लोग, बस यहाँ पर क्या अंतर आ गया, गौर करिए जरा आप लोग कि ये आपके विलेट्स हो गए। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था अभी कि रनर वेन्स कैसे होते हैं इसके आपके। एक डायग्राम मैंने बना के बताया था। स्पाइरल किसिंग का यूज क्या होता है? स्पाइरल किसिंग का यूज क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द यूज ऑफ स्पाइरल किसिंग? अब इसके एप्लीकेशंस लिखो, लिक्विड क्रिस्टल्स के एप्लीकेशंस क्या हेलो क्या एप्लीकेशंस हैं? सर वो वाटर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्पाइरल किसिंग। वेरी गुड। आई एम टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे थे अभी? ठीक है सर श्रेयांश। श्रेयांश, ओके वेरी गुड श्रेयांश। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास
जो स्पाइरल केसिंग का वर्क हो गया, ठीक है। स्पाइरल केसिंग के बाद हमारे पास जो चीज आती है वो आती है कि उसके बाद गाइड वेन्स रहते हैं, वाटर गाइड वेन्स पे आता है, और गाइड वेन्स के बाद हमारा किस पे आ जाता है, ये सारे मूविंग वेन्स पे आ जाता है। मैंने गाइड वेन्स के बारे में एक चीज बताया था आपको कि जो गाइड वेन्स होते हैं वो आपके वाटर को क्या करते हैं, मैंने कल बताया था जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है ना, ये बताया था मैंने, एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो एरिया डिक्रीज होने से क्या होता है कि हमारा जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट वो भी कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल्स द फ्लो रेट। गाइड वेन्स क्या काम करते हैं, गाइड वेन्स दो काम कर रहे हैं यहाँ पे। पहला तो क्या कर रहे हैं, किस एंगल पे कंट्रोल करना चाहिए, एंगल, वाटर किस एंगल पे जाए सो दैट वो स्मूथली आप पे एंटर हो सके। दूसरा क्या है, वो फ्लो रेट को कंट्रोल कर रहे हैं हमारे गाइड वेन्स। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बाय डिक्रीजिंग द एरिया। मैंने कल एक डायग्राम बना के बताया था यहाँ पर कि जो वेन्स है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा था। वेन्स क्या करते हैं, मतलब ऐसे आपके जब मूव करेंगे ना इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि जैसे एक दूसरा गाइड वेन्स है यहाँ पर ऐसा है, एंड ये ऐसे बनना है। तो आप देख रहे हैं कि पहले का एरिया ये है, मान लीजिए पहले का एरिया यह है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है। अब बाद का एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया हो गया है ना। तो आप देख रहे हैं एरिया डिक्रीज कर जा रहा है, यानी कि ये वाटर को अलाउ ही नहीं करेगा कि ज्यादा अमाउंट में वहां से फ्लो करे। इसलिए ये फ्लो रेट को कंट्रोल कर लेगा, और फ्लो रेट कंट्रोल होगा तो क्या होगा कि जो पावर जनरेट हो रही है सिस्टम पे वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एंगल का क्या फर्क पड़ता है कि वाटर किस एंगल पर गाइड वेन से पड़े सो दैट विदाउट शॉक जर्क प्रोड्यूस ना हो, है ना, जरा सा भी। तो इस तरह स्मूथली हमारा रन कर पाता है। ये गाइड वेन्स के काम होते हैं। मूविंग विंग मैंने कहा, हाँ कल मेरा जो टॉपिक था मैंने आपको कहा था कि मुझे जरा हिट करिएगा। दैट इज मैंने कहा था कि जो मूविंग वेन्स होते हैं, वेन्स ये कैसे होते हैं, बैकवर्ड कर्व वेन। कैसे होते हैं, बैकवर्ड कर्व वेन। यहाँ मैंने आपको कहा भी था कि मुझे याद दिलाइएगा, मुझे आपको बताना है ना, एंड आप भूल गए, चलो कोई बात नहीं। ये बैकवर्ड कर्व वेन होते हैं। दो तरह के कर्व वेन होते हैं, हमेशा यूज किए जाते हैं। एक होते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज फॉरवर्ड कर्व वेन। इसे मान लीजिए फर्स्ट कह दूं मैं तो दूसरा हो जाएगा, दिस इज फॉरवर्ड कर्व वेन, ठीक है। एक होता है बैकवर्ड कर्व वेन, एक होता है फॉरवर्ड कर्व वेन। दो चीजें होती हैं हमेशा वेन्स पे यूज की जाती हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इस पर अगर गौर करें तो liquid crystals are also used there. Liquid crystals are दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर को समझिएगा। एक होता है जैसे कि वेन्स कैसे लगे होंगे, जैसे ये आपका बकेट, ये हो गया आपका बकेट हो गया, और इसकी पैरी पैरी पे आपके इस तरह के वेन्स लगे होंगे, ठीक है। राइट। अब इसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं। एक डायरेक्शन आइदर वो इस डायरेक्शन में रोटेट करे, आइदर वो इस डायरेक्शन में रोटेट करे। वेन्स यही रहेंगे, वेन्स यही रहेंगे, बट किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उससे डिसाइड होता है कि आइदर इट इज वर्किंग अ फॉरवर्ड कर्व वेन और इट इज वर्किंग अ बैकवर्ड, एज लाइक ए बैकवर्ड कर्व वेन। तो अंतर क्या होता है कि अंडर ब्रैकेट में फॉर डिटेक्टिंग ट्यूमर बैकवर्ड कर्विंग का मतलब क्या होता है कि अगर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कर्वेचर आपके, सपोज करिए ये कर्व है आपका और वेन्स हमारा इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और एक हो सकता है कि कर्वेचर ये है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर कर्वेचर, इफ कर्वेचर and direction of rotation is same। यहाँ का क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब कि रोटेशन एज वेल एज कर्वेचर इज सेम। अगर ये दोनों सेम हो जा रही है तो इसे कहते हैं बैकवर्ड कर्व। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड कर्व गई ना, मेरी बैटरी लो हो रही है। इज कॉल्ड बैकवर्ड कर्व, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड
axis of rotation, a curvature of rotation and direction is opposite, इसे कहते हैं फॉरवर्ड करते हैं। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये कहलाता है दिस इज बैकवर्ड कर्व। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं फॉरवर्ड कर्व। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना इस चीज को कि बैकवर्ड कब कहेंगे और फॉरवर्ड कब कहेंगे? यस सर। इससे फर्क क्या पड़ता है? बैकवर्ड कर्वेन कब यूज करते हैं, फॉरवर्ड कर्वेन कब यूज करते हैं? देखिए, बैकवर्ड कर्वेन तब यूज करते हैं जब लेस पावर रिक्वायर्ड हो और ज्यादा डिस्चार्ज हम कर पाए। लेस पावर में ज्यादा डिस्चार्ज हमारा हो जाए, जैसे डिस्चार्ज की कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में कहें, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? रोटेशन करेगा और ज्यादा डिस्चार्ज के लिए वो यूज किया जाता है। तो यहाँ वहां पर भी हम क्या करते हैं? बैकवर्ड कर्वेन का ही यूज करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कर्वेन का वहां यूज करते हैं जैसे कोई कंप्रेसिबल मटेरियल हुआ, वहां पर ज्यादातर हम लोग फॉरवर्ड कर्वेन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी लिक्विड के केस में आप सुनेंगे ज्यादातर बैकवर्ड कर्वेन का यूज करेंगे। क्या इसका मतलब क्या हो गया कि पावर रिक्वायरमेंट इस केस में कम हो जाती है। ठीक है, एंड इस केस में क्या होगा? हेड की, टरबाइन के केस में क्या होगी? हेड की रिक्वायरमेंट कम चाहिए होगी फॉर सेम अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बैकवर्ड कर्वेन का एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जितने भी लिक्विड के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं वो हम लोग बैकवर्ड कर्वेन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो रिएक्शन टरबाइन है उसमें एक होता है ड्राफ्ट ट्यूब का यूज। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज मैं आपके ट्यूब में पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं एक ग्रुप में ट्यूब में पढ़ा चुका हूँ इस चीज को, और मैं इस लेवल इस टॉपिक को ट्यूब में ही कवर करूंगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपके ड्राफ्ट ट्यूब का मैं पर्पस बता देता हूँ। ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस क्या होता है? मैंने एक चीज बताई थी कि ड्राफ्ट ट्यूब यूज होती है, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज क्या होता है? दिस इज द यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। वी कैन से ड्राफ्ट ट्यूब आपकी तीन तरह की होती हैं। मैं तीन तरह का अभी ट्यूब में डिस्कस करूंगा बहरहाल। लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है कि एग्जिट पर जो प्रेशर होता है, टरबाइन की एग्जिट पर प्रेशर कैसा होता है? लो होता है या ज्यादा होता है? लो होता है बहुत। आप लोग संगीत में क्यों बता रहे हैं मुझे? हाँ, सही कहा, बिल्कुल प्रेशर लो। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल संगीत के रूप में आ रही है ना? तो ये चैट बॉक्स में अभी कम नंबर पर है, चैट बॉक्स में 45 ही है, अभी 41 है। तो यहाँ पर प्रेशर लो होता है, यहाँ पर प्रेशर आपका ज्यादा होता है। प्रेशर लो हो जाता है और इतना चला जाए नीचे कि वाटर के वेपर प्रेशर से भी नीचे चला जाए। तो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, वेपर प्रेशर से नीचे जाने का मतलब है कि वहां पर छोटे छोटे बबल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। कहाँ पर? इनसाइड ऑफ द टरबाइन। ठीक है, और अगर इनको मैंने डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया तो यहाँ पर ये सारे बबल्स एक साथ कोलैप्स हो जाएंगे, और कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? पिटिंग एक्शन सरफेस होगा। पिटिंग एक्शन का मतलब कैसा होता है? देखो, पिटिंग एक्शन मतलब ये पिटिंग एक्शन होता है। सरफेस ऐसे रफ हो जाएगी, इसे कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पिटिंग एक्शन हुआ है, इस तरह की रफ सरफेस आपको मिलेगी ना। तो रफ सरफेस जब मिलती है तो उसे हम लोग पिटिंग एक्शन कहते हैं। और ये पिटिंग एक्शन क्या करेगी? टरबाइन के ब्लेड्स को में भी पिटिंग एक्शन क्रिएट करती है। एग्जिट पे सारे कोलैप्स हुए ना सारे, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है समझिएगा। सपोज करिए ये बबल है आपका। मैंने कल बताया था आपको कि बबल क्यों क्रिएट होंगे। वाटर वेपर पे जब वाटर के वेपर प्रेशर से भी नीचे चला जाएगा तो बबल क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे? आप इस स्टेटमेंट से एग्री है ना मेरे? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा? सपोज करिए यहाँ पर इसके चारों तरफ फ्लूइड है, चारों तरफ फ्लूइड है आपका, फ्लूइड है आपका। अब सोचिए ये बबल्स क्रिएट होगा तो फ्लूइड होगा तो क्या होगा? ये जैसे ही हाई प्रेशर पे आएगा, सपोज करिए मैंने ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया, जैसे आपने इसको आपने क्या किया? इसको एग्जिट पे भेजा
और जैसे आपने इसको एग्जिट पे भेजा, ये सारे बबल्स एक साथ फूट जाएंगे, तो बड़े ये बड़े सारे बबल्स एक साथ फूट जाएंगे। तो केमिस्ट्री के रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ये सारे बबल्स एक साथ फूट जाएंगे और यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज स्पेस, क्रिएशन ऑफ स्पेस। चल क्यों नहीं रहा मेरा, सॉल्वेंट यूज करते हैं वो ईथर यूज करते हैं। एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सॉल्वेंट कॉलम में क्या यूज करते हैं जनरली, एथाइल अल्कोहल या ईथर अल्कोहल। ओके, ये बेस्ट, हाँ ये बेस्ट सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो अगला बताओ, लेस देन 1 मिनट है आपके पास, लेस देन पेन 1 को क्या मिनट हो गया, हाँ चलने लगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, है ना। और वाटर इस जैसे ही फूटेगा बबल, इसका स्पेस में इधर मूव करता हुआ आएगा, है ना। जब मूव करता हुआ आएगा तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि ये पिटिंग एक्शन यहाँ पर क्रिएट करती है। ठीक है, जब वो बबल्स फूटते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ इस थाउजेंड्स ऑफ बबल एक साथ फूट जाएंगे, तो समझ लो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी। अगर सपोज करिए टरबाइन के ब्लेड्स रफ हो गए, तो टरबाइन के ब्लेड्स रफ होने का मतलब क्या है, आपका वर्क डन क्या है, वर्क डन कहीं पे निकाल रहे हैं, आपने क्या बताया था वर्क डन, दिस इज रो ए वी, है ना, या इसे कहते हैं हम लोग रो ए वी और रो क्यू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, है ना। तो वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, ठीक है, ऐसे हमने कहा था ना। अब सोचिए यहाँ पर अगर ब्लेड्स रफ हो जाते हैं आपके, तो ब्लेड्स रफ होने से क्या जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है या डिस्चार्ज, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है। ठीक है, ब्लेड रफ होने पर डिस्चार्ज में फ्लो पड़ता है, एंड वो एरिया ऑफ स्मूथनेस जो होती है ना, फ्लो की स्मूथनेस, वो रिड्यूस कर जाती है। जो फ्लो स्मूथली जाता है ना, मतलब फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना, तो फ्रिक्शन बढ़ने से ब्लेड पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लो वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फ्लो वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, जिसके कारण से आपकी जो वर्क डन होता है वो रिड्यूस कर जाता है, और जो वर्क डन रिड्यूस कर जाता है तो आपका एफिशिएंसी भी ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस को हम लोग जो दैट इज दिस काइंड ऑफ कंडीशन दैट इम्पैक्ट बाय द कैविटेशंस। ठीक है, these are some disadvantage of this cavitation, इसलिए हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। अब हमारे पास सिलेबस में है एक ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं। मैं टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब बता देता हूँ। एक सिंपल टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या आती है, दैट इज कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। इसी कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब से मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी। ड्राफ्ट ट्यूब, इसका एक न्यूमेरिकल बहुत बनता है और ये डेफिनेशन, ये डेरिवेशन ही बनता है, ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी। इसे ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी कहते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी का मतलब क्या हो गया, इस ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी का मतलब क्या गया, हमारे पास एग्जिट पे मैंने एक टरबाइन लिया, तो ये टरबाइन मेरे पास है, और इस टरबाइन के एग्जिट पे मैंने एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके बुक में भी है, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ। ये पानी में हमेशा डिप रहेगी। पानी पे डिप क्यों रहती है, क्योंकि एग्जिट पर प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक हो जाता है, और पानी पे डिप नहीं करेंगे तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, और एट दैट कंडीशन फ्लो जो होगा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है हमेशा। तो वो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से बिलो मेंटेन रहे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब को पानी के अंदर सबमर्ज कर देते हैं और एरिया को धीरे धीरे इनलार्ज कर देते हैं, सो दैट क्या हो कि प्रेशर आपका इनहेंस कर जाए, है ना, हाई प्रेशर पे हम उसको डिलीवर करें। क्योंकि वाटर के ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है, एनलार्जिंग एरिया हमेशा ड्राफ्ट ट्यूब का होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज प्रेशर हमेशा क्या होगा, एग्जिट पर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और प्रेशर हाई प्रेशर करा के तब हम इसको वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, पहली बात। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, दैट इज इनलेट है ये आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, इसे हम लोग कहेंगे, जितना ये जितने वाटर में ये सबमर्ज है हमारी ड्राफ्ट ट्यूब, इसे हम लोग कहेंगे दिस इज वाई, हम लोग कहेंगे दिस इज वाई। ठीक है, और ये जो हाइट है इसको हम लोग कहेंगे दिस इज एच एस, एच एस। ठीक है, एच एस क्या है, एच एस होता है, एच एस इज कॉल्ड दैट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब अबव द टेल लेस। ये क्या है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, इस पोर्शन को क्या कहेंगे हम लोग, ये जो टॉप है इसका, इसको क्या कहेंगे, टेल लेस, टेल लेस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, टेल लेस कहते हैं।
है ना, यही हम लोग वहां पर यूज किया था वर्ड टेल रेस हेड रेस जो कहा था। तो हेड रेस मतलब होता है कि हमेशा जो डैम के ऊपर जो आपका वाटर है, राइट, तो वहां पर जो हेड मेंटेन है उसके टॉप सरफेस को हम लोग हेड रेस कहेंगे और इसकी टॉप सरफेस को हम लोग टेल रेस कहते हैं। और ये जो यहाँ तक वाटर है, यहाँ तक आपका टरबाइन का एग्जिट है और टॉप ऑफ द हेड टेल रेस है, इसे हम लोग एचएस कहेंगे। और एचएस इज द वर्टिकल हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। एचएस क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब अबव द टेल रेस। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इस हाइट को ही हम लोग एचएस कहेंगे अबव द टेल रेस, राइट। एक चीज यहाँ पर और आ जाती है, ये एग्जिट पर आपके इस तरह यहाँ से ये फ्लो हो रहा है आपका इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं आपको कहूँ इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? हाँ, आपको क्या नजर आ रहा है? प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इतनी चीजें, ये डायग्राम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड डेरिवेशन कराता हूँ आपको, ठीक है। अडैप्टिव थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एंड कोई बात नहीं, आप लोग अडैप्टिव थ्योरी मैं ऊपर लिख देता हूँ। दिस इज व्हाट दिस इज अडैप्टिव थ्योरी। अडैप्टिव थ्योरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। हम इसे सेक्शन 1 1 मान लेंगे, इसे सेक्शन 1 1 मान लेंगे, और इसको सेक्शन एग्जिट ऑफ द टरबाइन को सेक्शन 2 2 मान लेंगे, ठीक है। अपनी बुक पे ध्यान रखिएगा, ये बुक पे दिया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आल्सो, ठीक है। इसमें कभी कभी आपको कुछ वैल्यू निकालने को आएगी, कौन सी वैल्यू निकालने को आएगी जब मैं डेरिवेशन करा दूंगा तब बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 1 एंड 2 2। 1 1 एंड 2 2 पे हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। जब हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? बर्नौलीज इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ हेड दैट इज P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू what? P2 upon rho g plus P2 square upon 2G plus Z2, that is P2 upon rho g plus V2 square upon 2G plus Z2। अब देखिए यहाँ पर Z1 क्या होता है। Z1 हमेशा हमने बताया है कि Z1 मतलब हमेशा जब बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो जहां से वाटर इन करता है उसे हम सेक्शन 1 1 लेते हैं हमेशा, जहां से वाटर आउट करता है हम उसे सेक्शन 2 2 हमेशा लेते हैं, ठीक है। एंड हमेशा Z1 जो होगा वो यहाँ से वर्टिकल हाइट कहलाएगी, तो हम इसे Z1 को वर्टिकल हाइट कहेंगे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ तो क्या कर दूंगा, दिस इज P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 को हम क्या कह सकते हैं, HS प्लस Y कह सकते हैं। Z1 इज व्हाट, दिस इज HS एंड दिस इज Y, तो Z1 क्या हो जाएगा, HS प्लस Y के बराबर हो जाएगा, दोनों हेड ही तो है ना, इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी यस सर। प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। और एक चीज, जब हम इस इक्वेशन को रियल फ्लूइड के लिए अप्लाई करेंगे तो एक चीज और ऐड हो जाएगी, जिसे कहते हैं हम लोग HF, है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक जाने पर फ्रिक्शन भी तो होगा, तो एनर्जी बैलेंस कब होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड आपका बैलेंस हो, तो HF और लिख देंगे, है ना। दैट इज हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एट द सेकंड। यहाँ पर हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है ना, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, आप दोनों साइड बराबर हो गए, ठीक है। तो ये रियल फ्लूइड के लिए होगा, दैट इज फॉर रियल फ्लूइड, है ना। आइडियल फ्लूइड के लिए हम HF नहीं लिखते हैं, ये रियल फ्लूइड के लिए हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो P2 अपॉन रो जी की कुछ वैल्यू हो सकती है। अगर मैं P2 अपॉन रो जी कहूँ, P2 अपॉन रो जी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू PA अपॉन रो जी, मैं कहूँ P2 अपॉन रो जी ये है, प्लस Y के बराबर है ये, है? Y भी क्या है, Y इज व्हाट, दैट इज द हेड इन टर्म्स ऑफ हेड। अगर मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड, इन टर्म्स ऑफ डेटम हेड, डेटम हेड मतलब ये हाइट हो गया। और जब वर्टिकली केस लेते हैं तो वर्टिकल केस में जो हाइट होती है हमारी वो प्रेशर हेड के बराबर ही होती है। वर्टिकली क्या होती है, आप कहते हैं कि यहां से लेके P इज इक्वल टू रो जी एच, आप कहते हैं ना P इज इक्वल टू रो जी एच, है ना, P इज इक्वल टू रो जी। और वर्टिकली आप काउंट करो तो आप कहते हैं ना H इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालते हो आप, इस बात को मेरी समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो बता दे।
मुझे लगता है बहुतों को डाउट होगा, लेकिन सब शांत है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ कि ये y को मैंने यहाँ पर y और हमारा प्रेशर हेड प्लस हाइट डिफरेंस दोनों ही बराबर क्यों है? इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। आपसे कहा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कैसे निकालते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली है, मैं नए पेज में बता देता हूँ आपको इस चीज को। भाई ऊपर क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स है ना? एयर के मॉलिक्यूल्स है। आप कह देते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली इसके ऊपर जो भी एयर है उसका अपना एक स्पेसिफिक वेट है। क्या है? स्पेसिफिक वेट है। वो वेट की वजह से हमें एक फोर्स मिलता है। तो हम इसे अगर प्रेशर के टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहे तो वी कैन से दिस P इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर होता है। H इज इक्वल टू P अपॉन रो जी। तो अगर मैं कहूं आपको कि यहां पर ये H वर्टिकल हाइट भी है और H प्रेशर हेड भी है, तो क्या इसमें कोई गलत है क्या? ये वर्टिकल हाइट भी है और यही प्रेशर हेड भी है, क्या गलत है क्या? नो सर। दोनों सेम ही है आपके। भाई हेड वो वैल्यू उसी के बराबर हो जाएगी जब उसको वर्टिकली काउंट करते हैं, ठीक है ना? देखिए, इसका मतलब है कि मैंने जो भी डेरिवेशन में आपको बताया है, वो उस डेरिवेशन में मैं इस वैल्यू को जेड ले सकता हूं। यहाँ पर है ना, तो मैं इसको P2 अपॉन रो जी को लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो हमको पता है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बट यहाँ पर एक हाइट और है जो वाटर के अंदर समर, जिसे हम लोग y कहेंगे। एंड P2 अपॉन रो जी P अपॉन रो जी प्लस y के बराबर हो सकता है। यहाँ पर प्रेशर इन दोनों के हेड के बराबर हो सकता है। प्रेशर यहाँ के प्रेशर हेड जो है वो इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस y के बराबर हो सकता है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस HS प्लस y is equal to PA upon rho g plus y plus V2 square upon 2g plus Z2 plus HF। ये हो जाएगा। यहां से देखो y और y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है। हमको निकालना होता है इस केस में कि एग्जिट पर यहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या है। तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ कितने के बराबर है? एग्जिट ऑफ द टरबाइन के, दैट इज P1 अपॉन रो जी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि P1 अपॉन रो जी की वैल्यू निकालेंगे। तो P1 अपॉन रो जी कितने के बराबर हो जाएगा? इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे। क्या होगा? दिस इज PA अपॉन रो जी माइनस P अपॉन रो जी, इसको बैलेंस कर रहा हूं मैं सिर्फ। देखिए HS को कैपिटल लेना है, सॉरी मैंने स्मॉल ले लिया। HS को कैपिटल लेना है, मैंने कैपिटल यहाँ लिया था बट यहाँ स्मॉल कर दिया, है ना? तो माइनस HS ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन में बैलेंस कर रहा हूँ सिर्फ। एंड माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस HF। यही इक्वेशन होगी, है ना? दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। ठीक है? इज इट कोई डाउट? अब HS को एक चीज और कहते हैं। HS की मैंने एक नाम तो आपको ले लिया, HS इज द वर्टिकल हाइट अबव टेललेस, और इसे ही HS को क्या और एक और हाइट कहते हैं। इस HS को एक वर्ड नाम से और कहते हैं, दिस इज द सक्शन हेड ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है इसका, दिस इज द सक्शन हेड ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। देखो सक्शन का मतलब क्या होता है? सक्शन मतलब कहीं पर अगर नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड है तो वो हम उसको सक्शन कहते हैं, है ना? सक्शन वहीं पर पॉसिबल है, जैसे सक्शन स्ट्रोक ऑफ आईसी इंजन। इसका मतलब क्या है? आप लोग सक्शन स्ट्रोक पढ़ा ना, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, क्या मतलब उसका पढ़ा है ना सबने? यस सर, वैक्यूम क्रिएट करता है, इसका प्रेशर डिफरेंस। बात है, बिल्कुल सही बात। सक्शन मतलब पिस्टन जब डाउनवर्ड मोशन करता है। ये भी किसने बताया मुझे?
निरंजन। निरंजन, आप लोग डिप्लोमा में पढ़े हो सब कुछ, है ना? आइस इंजन के बारे में पढ़ चुके हो आप लोग, पिस्टन के बारे में, तो आप लोग तुरंत समझ पा रहे हो उस चीज को कि मैं सक्शन वर्ड यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, है ना? क्योंकि वहां पर पिस्टन भी सक्शन क्रिएट करता है। पिस्टन जब डाउनवर्ड मोशन करता है तो एक वहां पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है वो, तभी तो कोई चीज चार्ज बाहर से अंदर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव प्रेशर स्टेब्लिश्ड है, तो इसीलिए सक्शन हाइट भी इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक हो गया, यहीं पर तो एटमॉस्फेरिक हो गया, इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक बराबर हो गया, तो अब सक्शन नहीं रह गया, क्यों? है ना, अब तो सक्शन नहीं रह गया, नेगेटिव नहीं रह गया ना। आप लोगों को प्रेशर सारे, यस सर। प्रेशर सारे पता है ना, कौन कौन से प्रेशर होते हैं? अदर देन डिप्लोमा बताइए, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? अदर देन डिप्लोमा क्लासेस, डिप्लोमा स्टूडेंट्स बताएंगे जरा वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर में क्या डिफरेंस है? क्लास पता है कि नहीं पता है? कुछ बोलोगे तुम तो शांत हो जाते हो यार बिल्कुल। हेलो, सर गेज प्रेशर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है, और उससे लेस देन होता है तो वैक्यूम प्रेशर होता है लेस देन लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आधा सेकंड देखो, जब आपको प्रेशर ही नहीं पता है सब लोगों को, तो भाई ये कैसे तुम जान पाओगे कि हमें वैक्यूम प्रेशर को कैसे यूटिलाइज करना है? ये एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, ठीक है? इसे कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? और इसे कहते हैं हम लोग, दिस इज गेज प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक से ऊपर प्रेशर को प्रेशर गेज कहते हैं, गेज प्रेशर, ठीक है? और एटमॉस्फेरिक से बिलो प्रेशर को हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। इसे हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन, ठीक है? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन का मतलब क्या होगा कि जहां पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो हो जाता है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब क्या हो गया? एट प्लेस वेयर मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिकम जीरो, उसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और किस जगह पे होता है? जहां पर टेम्परेचर -273.1 क्या होता है, 14 होता है, सर 15। 15 होता है, और 15 होता है डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, उसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर रीजन कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ से ऊपर अगर चले जाए हम लोग, ये इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं, इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं प्रेशर एब्सोल्यूट, प्रेशर एब्सोल्यूट, ठीक है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, और इस प्रेशर को भी हम लोग प्रेशर एब्सोल्यूट ही कहते हैं, इसे भी हम लोग प्रेशर एब्सोल्यूट ही कहते हैं, ठीक है? ये भी प्रेशर एब्सोल्यूट कहलाएगा, ये भी प्रेशर एब्सोल्यूट कहलाएगा, यानी बट एक गेज प्रेशर के लिए कहा जा रहा है, एक वैक्यूम प्रेशर के लिए कहा जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर का मतलब क्या होता है, ठीक है? राइट? अब एक चीज समझिएगा आप लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड आउट द गेज प्रेशर, हाँ जी, आपसे मैं कहूं कि फाइंड आउट द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज
पी एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या होगी? पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। या इट इज नॉट द पार्ट ऑफ राइट नाउ इन द सिलेबस, बट चूंकि जब हम प्रेशर की बात करते हैं, अगर आपको प्रेशर नहीं पता है तो आप इसका एक न्यूमेरिकल आता है, इसका एक न्यूमेरिकल अक्सर पूछ लिया जाता है। जब आप अगर इसका ऑफलाइन आपका आएगा, अगर आया तो आपको इसका एटमॉस्फेयर मतलब पूछ लिया, समटाइम्स इट मे आस्क, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअली उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये कहलाता है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हेड बात करूं तो क्या हो जाएगा? दिस इज एच एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एच एटमॉस्फेरिक प्लस एच गेज, ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ हेड हो गया। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम प्रेशर तो क्या हो जाता है? पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू हो जाता है पी वैक्यूम, आई एम सॉरी, पी एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस पी वैक्यूम, पी वैक्यूम। इन टर्म्स ऑफ हेड क्या हो जाता है? एच एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एच एटमॉस्फेरिक माइनस एच वैक्यूम, है ना, ये कहलाता है। अब समझिएगा इस बात को, जैसे मुझे निकालना है कहीं पर भी कोई प्रेशर, तो एच एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दो चीजें हो सकती हैं। आइदर मैं इस वैल्यू को 0 ले लूं एच एटमॉस्फेरिक को, आइदर इस वैल्यू को 10.3 ले लूं, आइदर इसको 0 ले लूं या 10.3 ले लूं, दो चीजें हो सकती हैं। अब 0 कब लेते हैं? जब हम इसे रेफरेंस मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सब कुछ एटमॉस्फेयर इज द रेफरेंस पॉइंट, मतलब रेफरेंस मतलब इट हैज अ 0 वैल्यू। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 0 वैल्यू होती है? नहीं होती। होती है कभी? हेलो, हेलो क्लास, नो सर। नो सर। 0 वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्सिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उस समय में वो रेफरेंस जरूर है, सब में सेम रहेगा। तो अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूँ तो इसकी वैल्यू को 0 कर सकता हूँ, क्योंकि सभी में सेम ले रहा है, हम इसकी वैल्यू कंसीडर ही ना करें। बट अगर कहीं पर कह दे कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो, तब एब्सोल्यूट टर्म में कभी भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 नहीं रख सकते। ध्यान दीजिएगा, जब कहे वो आपसे एब्सोल्यूट टर्म से निकालो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को आप 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्लस गेज की बात कर रहा है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो रखनी पड़ेगा, ठीक है ना? बट इट कैन बी no no absolutely, yeah you have to take this value is equal to how much 10.3। अब 10.3 क्या होता है? 10.3 क्या होता है, कोई बता सकता है 10.3 क्या? वाटर कॉलम है हाइट उसका। वेरी गुड, किसकी बात हो रही मेरी? निरंजन। निरंजन, ओके, वेरी गुड निरंजन, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि ये कह रहा है कि 10.3 बेसिकली होता है वाटर कॉलम की हाइट। वाटर कॉलम की हाइट जो अगर ले ली दैट इज 10.3। प्रेशर तो वाटर कॉलम से नापते हैं ना। और मरकरी कॉलम पे हाइट क्या होती है बताओ, ये बताएगा? 760 mm। वेरी गुड, दिस इज 760 mm ऑफ एच, 760 mm ऑफ एच जी। ये तो वाटर आपकी पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? बट यही अगर मैं कर दूं 10.3 मीटर ऑफ वाटर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वाटर, अब ये वैल्यू निकाली कैसे गई होगी बता सकते हो आप लोग? यस सर। कौन बता सकते सर रोजियत से निकाली गई है। हो? रो दिस वैल्यू इज फाइंड आउट फ्रॉम द रोजियस। वेरी गुड, अगेन निरंजन ना, तुमने पढ़े हो इसको, है ना? तो इसको मैं रोजियस बराबर कर दूं, कब? मरकरी के लिए और वाटर के लिए। भाई हम क्या करें, मरकरी को वाटर में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? ये मरकरी टर्म में स्टैंडर्ड लिखा जाता है। अब मैं चाहता हूँ वाटर के टर्म में क्यों निकालना चाहता हूँ? क्यों? क्योंकि भैया हम जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ वाटर ही है सब कुछ ना, वहाँ मरकरी थोड़ा ना कहीं पर। अगर कहीं पर वाटर ही है तो हम वाटर के टर्म ही निकालेंगे। उसको टाइम कितना बचा है? टाइम बचा है कि नहीं बचा है यार? तुम लोग की क्लास में टाइम बचा है।